नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर उठे बड़े सवालों की, इंडिया गठबंधन के प्रचारकों पर सख्ती की, देखेंगे यूपी में क्यों सड़क पर आए छात्र, विधानसभा उपचुनाव के बाद क्या यूपी में बदल जाएगा सीएम, जानेंगे वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में क्यों बढ़ता जा रहा है घमासान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आई लव वायनाड लिखी टी शर्ट पहनकर सभा में पहुंचे राहुल गांधी। बोले, वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। बोले, पीएम मोदी के नारे बदल गए हैं, अमित शाह की फोटो गायब हो गई है, ये बता रहा है कि माहौल किस तरफ जा रहा है। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई जमानत याचिका, शोषण के आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। शेयर बाजार में उथल पुथल, 9 अंकों की तेजी के साथ 79,496 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 6 अंकों की गिरावट के साथ 24,141 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग जरूर सवालों में फंसता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को एक के बाद एक शिकायतें भेजी जा रही हैं और अब तो कांग्रेस नेता चुनाव आयोग ही पहुंच गए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे विज्ञापन और बयानों को लेकर कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है और इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पार्टी सांसद शशिकांत सेंथिल के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद सेंथिल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई है और 8 शिकायतें दर्ज की है। इन सभी शिकायतों को सही माना गया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के विभाजनकारी रणनीति के एक पैटर्न को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल इस बार बीजेपी की तरफ से बेहद तीखे बयान दिए जा रहे हैं। कई बार तो ये बेहद भड़काने वाले होते हैं। बटोगे तो कटोगे से लेकर जिहाद और धर्म युद्ध जैसे नारे बीजेपी के मंच से लगाए जा रहे हैं। इससे पहले झारखंड में भी कांग्रेस ने बीजेपी के विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी की तरफ से जारी किए गए इस विज्ञापन में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर आपत्तिजनक हमले किए गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस विज्ञापन में इन नेताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और उन्हें नकारात्मक तरीके से पेश किया गया है, जिसका मकसद झूठे प्रचार को फैलाना है। पार्टी ने इस विज्ञापन को तत्काल हटाने की मांग की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर महाराष्ट्र के डीजीपी की नियुक्ति की शर्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार ने संजय कुमार वर्मा को सिर्फ चुनावों तक डीजीपी नियुक्त किया है। ऐसे में उन पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, जो निष्पक्ष चुनाव कराने में रुकावट डाल रही है। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। इस बीच झारखंड को 43 सीटों पर पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले जेएमएम की तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया गया है, तो उद्धव ठाकरे ने भी सवाल किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के साथ 10 राज्यों की 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है, जिसमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6 और बिहार की 4 सीटें भी शामिल हैं। इस बीच झारखंड में उस समय बवाल मच गया जब जेएमएम नेता कल्पना सोरेन को हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई, जिस कारण से कल्पना सोरेन जगन्नाथपुर की रैली में समय से नहीं पहुंची और लातेहार की रैली में वो पहुंच ही नहीं पाई। दरअसल झारखंड में कल्पना सोरेन की रैली में उमड़ रही भीड़ के चलते बीजेपी परेशानी में घिरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कल्पना को प्रचार से रोकने की साजिश भी रची जा रही है। कल्पना सोरेन ने आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। वैसे चुनाव आयोग पर सवाल महाराष्ट्र में भी खड़े हो रहे हैं। शिवसेना यूवीटी के चीफ उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के अधिकारियों पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यवतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई। उद्धव ने जांच से तो नहीं रोका, लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर लिया। उद्धव ने अधिकारियों से कहा कि क्या उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बैग की भी तलाशी ली है। क्या महाराष्ट्र में रैलियों के लिए दौरे के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह के बैग की भी तलाशी हुई है। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर तो हमलावर दिखाई ही दे रहा है, साथ ही पार्टी के उन नेताओं पर भी सख्त तेवर अपनाए हुए है जो सहयोगी दल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने 28 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ महायुति में फूट पड़ती दिख रही है। पहले ही लड़ोगे तो बटोगे के नारे के चलते महायुति में टकराव दिखाई दे रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनाव नतीजों में अगर महायुति की सरकार बनती है तो एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाएगा। यानी शिंदे से बीजेपी ने जो वादा किया था, बीजेपी उस वादे को तोड़ने की तैयारी में है। चुनावी सरगर्मियों के बीच यूपी में अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ छात्र सड़क पर उतर आए। मामला परीक्षाओं से जुड़ा था। छात्रों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जो परीक्षा एक दिन में हो सकती है उसे 2 दिनों में क्यों कराया जा रहा है। लेकिन छात्रों के इस प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। यूपीपीएससी आरओ भर्ती एग्जाम को लेकर छात्रों में नाराजगी है। सरकार ने यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा को 2 दिन में 2 शिफ्ट में कराने का फैसला किया है, जिसे लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि ये परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। छात्रों ने मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर ये परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी तो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा और उन्हें ये मंजूर नहीं है। अपनी मांगों के साथ यूपी में छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जिसे देखते हुए हर तरफ पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन भी सख्ते में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारे लगाए। वो परिसर के अंदर जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिस पर भगदड़ मच गई और छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। इस बीच हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया, जिसके बाद से काफी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। इस लाठीचार्ज को लेकर योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी छात्रों के समर्थन में सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब अपनी मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। छात्रों के इस आंदोलन ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या छात्रों की मांग मान ली जाएगी। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सवाल योगी सरकार पर भी उठाए हैं। तो ये भी दावा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब कुछ दिनों की ही रह गई है। 23 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आएंगे और इसके बाद योगी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। तो क्यों अखिलेश ने किया योगी को सीएम पद से हटाने का दावा, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। चर्चा है कि सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि योगी की कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश ने कहा, ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि योगी दिल्ली गए थे और वहां उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी, सीएम योगी की कुर्सी छिन जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के नाम पर बहुत बातें करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी अब तक स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हुआ है, वो सिर्फ कार्यवाहक है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सचमुच योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रह पाएंगे? क्या उनकी कुर्सी छिन जाएगी? योगी की कुर्सी संकट में दिख रही है। यूपी को नया सीएम मिलेगा, इस पर सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जरूर आज नया सीजेआई मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई पद की शपथ दिलाई। तो अपने कार्यकाल में किन बड़े मामलों में फैसला सुना सकते हैं सीजेआई? संजीव खन्ना, देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके नाम की सिफारिश पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही की थी। उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। दरअसल जस्टिस खन्ना की उम्र फिलहाल 64 साल है। ऐसे में 13 मई 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे। अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे लगभग 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। सीजेआई खन्ना दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस लॉ सेंटर CLC से कानून की पढ़ाई पूरी की। संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में अपने इस सफर की शुरुआत की। पहले वो दिल्ली के 30 हजारी परिसर में जिला न्यायालय में रहे, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा।
2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और 2006 में वो परमानेंट जज बन गए। 18 जनवरी 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज वे कई अहम फैसलों में शामिल रहे, जिनमें प्रमुख तौर पर वीवीपैट सत्यापन, चुनावी बॉन्ड योजना, अनुच्छेद 370 हटाने का केस, अनुच्छेद 142 के तहत तलाक का केस, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का केस और एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस का मामला शामिल है। हालांकि सेम सेक्स मैरिज के फैसले से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था और अब अगले 6 महीने में भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो कई बड़े फैसले कर सकते हैं, जिनमें मैरिटल शोषण का केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, बिहार जातिगत जनसंख्या की वैधता, सबरीमाला केस के रिव्यू, राजद्रोह की संवैधानिकता जैसे कई बड़े मामले शामिल हैं। सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का है और चुनौतियां कई हैं। तो वहीं वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के सामने भी कई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सदस्यों ने तो जेपीसी के बहिष्कार की भी तैयारी कर ली है, तो लोकसभा अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल विवादों से घिर गए हैं और उनके साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर भी जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। दरअसल इन विपक्षी सांसदों का आरोप है कि जगदम्बिका पाल मनमाना फैसला कर रहे हैं। वक्फ की बैठक में उनके मुद्दे नहीं सुने जा रहे, उन्हें अपने मुद्दे रखने का पूरा वक्त नहीं दिया जा रहा। विपक्षी सांसदों ने समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर आरोप लगाया कि वो बैठकों का कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद राज्यों का दौरा कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जेपीसी अध्यक्ष बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अपनी इन शिकायतों को लेकर वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। ये तक कह दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वो जेपीसी का बहिष्कार कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद लगा कि समिति की बैठकें अब हफ्ते में 1 दिन या पखवाड़े में लगातार 2 दिन होंगी, ताकि उन्हें बैठकों में दिए जाने वाले सुझावों को तैयार करने का और उन पर विचार करने का और मौका मिल सके। उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद संसदीय समिति के 5 राज्यों के दौरे को टाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर अब उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि इन मांगों को लेकर विपक्ष क्या कदम उठाएगा। विपक्ष का दावा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया उसे पूरा नहीं किया। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद पाल मनमानी कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी सख्त कदम उठाने की बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ ही रहता है और इस समय तो दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है, जिसे लेकर हाल ही में दिवाली पर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर भी बैन लगाया था। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि सरकार ने जब पटाखों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था तो उसे लागू करने में आपने 14 अक्टूबर तक की देरी क्यों की। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो हितधारकों से चर्चा करके 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध यानी परमानेंट बैन लगाने का फैसला ले। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में विफल रही है और कार्रवाई के नाम पर पटाखों का सिर्फ कच्चा माल ही जब्त किया। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का सभी का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक स्पेशल सेल बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट सुनिश्चित करे कि पटाखों पर प्रतिबंध की कार्यवाही पूरी तरह से हो। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक निजी हलफनामा भी दायर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली के प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की बड़बोली नेता स्मृति ईरानी आजकल एकदम खाली हैं। आज उन्होंने मुंबई की लोकल में
सफर किया, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देखने के बाद में उतनी ही हंसी आती है, क्योंकि उस लोकल ट्रेन के डिब्बे में, एक डिब्बे के अंदर सिर्फ अकेली वही खड़ी हुई हैं और उनके साथ में एक रेलवे का अधिकारी बतिया रहा है। अरे मैडम, कभी तो रील से रियल की लाइफ में आती और जनता जिन परेशानियों से रोज दो चार होती है उसको आप भी भुगतती, उस जनता के साथ में लोकल में चढ़ती और जनता के साथ ही एक बार उतरती, शायद बहुत अच्छी खबर बनती। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।